गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर 1 फ्रेजेस से पहले तक कवर किया था। इस वीडियो में हम फ्रेजेस से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो व्हाट आर फ्रेजेस? फ्रेजेस आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच। कि फ्रेजेस जो है वो आपका वर्ड्स का ग्रुप होता है जो किसी स्पीच के एक पार्ट को बताता है। द फॉलोइंग लिंक फर्दर एक्सप्लेन यूज ऑफ फ्रेजेस इन कम्युनिकेटिंग बेटर एंड विद मच ईज। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में आपका फर्स्ट आता है नाउन फ्रेज। ए नाउन फ्रेज इज़ एनी नाउन और प्रोनाउन अलॉन्ग विद इट्स मॉडिफायर। फॉर एग्जाम्पल द स्कूल चिल्ड्रेन, यस्टरडेज न्यूज़पेपर। नाउन मतलब किसी का नाम जो बताते हैं, जैसे कि बच्चे हैं लेकिन किसके हैं, स्कूल के, तो यहाँ स्कूल के बच्चे नाउन फ्रेज हो गया। इसी तरह से न्यूज़पेपर के बारे में है लेकिन न्यूज़पेपर कौन सा, बीते हुए कल का, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट आता है वर्ब फ्रेज। ए वर्ब फ्रेज इज़ एनी नंबर ऑफ वर्ब्स वर्किंग टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल हैड बीन स्लीपिंग, विल कॉन्टैक्ट, मे हैव रिटन। तो इसके अंदर जो है वर्ब यूज़ की गई है, इसीलिए इसको वर्ब फ्रेज बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल मतलब किसी चीज़ से पहले जो चीज़ें आती हैं उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। ए प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑलवेज स्टार्ट विद ए प्रीपोजिशन एंड एंड्स विद ए नाउन और प्रोनाउन that is called object of the preposition. For example, through the wheat field. Preposition is through. सेंटेंस के पहले जो वर्ड आता है उसी को प्रीपोजिशन बोलते हैं। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज द फील्ड, द wheat field. Some more examples of prepositional phrases are during the year, despite complaints. Next is verbal phrase. Verbal phrases are three types of verbal phrases: participial phrases, gerund phrases and infinitive phrases. Each is explained below. तो participial phrase क्या होता है? Participial phrase start with either a present or past participle. Here are some examples of each. फ्रेज विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, वॉचिंग साइलेंटली, चुपचाप देख रहे हैं, तो ये काम क्या है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसीलिए इसको पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे। फ्रेजेज विद पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट मीन्स जो भूतकाल में कोई काम हो रहा है पास्ट में। फॉर एग्जांपल ड्राइवन टू सक्सीड, सफल होने के लिए किया गया। नेक्स्ट इज़ जीरंड फ्रेज। A gerund phrase is a present participle and its modifiers that acts like a noun. It can take on a variety of jobs in the sentence. Here are a couple of examples. For example, practicing helped a lot, कि अभ्यास बहुत मदद करता है। I love reading, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। Next is infinitive phrase. An infinitive phrase is the infinitive and its modifiers. For example to sing, जो sing है, to sing, ये आपका infinitive है कि मैं गाना गाता हूँ, तो ये काम जो है हमेशा चलता रहेगा क्योंकि ये इसका काम है। इसी तरह से नेक्स्ट इज़ टू वॉक ऑल दैट वे, रास्ते के उस तरफ चलें, तो ये हमेशा यही काम होगा, तो इसलिए ये इनफाइनाइट है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ अपोजिटिव फ्रेज। एन अपोजिटिव फ्रेज इज़ ए फ्रेज दैट रीनेम्स एन अर्लियर नाउन और प्रोनाउन। माई बेस्ट फ्रेंड निक पेलेसियो लव्स स्कूबा डाइविंग। तो अपोजिटिव फ्रेज क्या होते हैं, जो कि किसी को दोबारा नाम से बताया जाता है। जैसे कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त निक पेलेसियो,
दोस्त के बारे में बताया, फिर उसके नाम से बताया उसको स्कूबा डाइविंग बहुत पसंद है। वी वॉज सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। इसमें पहले तो बता दिया कि आसमान का सबसे चमकीला तारा, फिर उसका नाम बताया कौन सा, सीरियस। तो पहले किसी चीज़ के बारे में बताना, फिर उसको नाम से बताना, इस तरह के जो फ्रेज़ होते हैं वो आपके अपोजिटिव फ्रेज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ एब्सोल्यूट फ्रेज़। एब्सोल्यूट फ्रेजेस आर द ट्रिकीएस्ट टू आइडेंटिफाई, मीन्स इनको पहचानना सबसे मुश्किल होता है। दीज फ्रेजेस आर नॉट क्लोजली कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये बाकी सेंटेंस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होते। दे डोंट डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक वर्ड, न ही ये किसी वर्ड को बताते हैं, बट मॉडिफाई द होल सेंटेंस, बल्कि पूरे सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। दे ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड आर यूजुअली सेपरेटेड बाय कॉमास और डैशेस। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं इस तरह के फ्रेजेस, और इनको कोमा लगा करके या डैश लगा करके अलग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सेमेस्टर फिनिश्ड, करण सोल्ड ऑल हर टेक्स्ट बुक्स, कि सेमेस्टर जो है ख़त्म हो गया है और करण ने अपनी सभी किताबें बेच दी है। तो इसमें दो सेंटेंस हैं, दो चीज़ों के बारे में बताया और दोनों सेंटेंस को अलग किया है कोमा लगा के। तो इस तरह का फ्रेज़ एब्सोल्यूट फ्रेज़ होता है। एब्सोल्यूट फ्रेज़ क्या है, इसके अंदर जो डार्क बोल्ड करके दिखाया हुआ है, द सेमेस्टर फिनिश्ड, ये आपका एब्सोल्यूट फ्रेज़ है। ए वर्कशीट कैन बी टेकन अप इन द क्लास टू फर्दर बिल्ड अप द कंसेप्ट। नीचे वर्कशीट दी हुई है। फॉर ईच सेंटेंस आइडेंटिफाई द फ्रेज एंड स्टेट इट्स काइंड। तो इन सेंटेंसेस को आपने पहचानना है, ये कौन सा फ्रेज़ बताते हैं, इन सभी को आपने कॉपी में करना है। 11 सेंटेंसेस दिए हुए इसके अंदर। नेक्स्ट आता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स, ब्रांडिंग एंड ब्रांड नेम्स। इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ ब्रांडिंग एंड ब्रांड नेम्स। Students will have an opportunity to read and discuss the context of a text and create and brand their own imaginary product। तो नीचे पिक्चर में बहुत सारे ब्रांड्स के नाम दिए हुए हैं, उनके लोगो सब दिखाए हुए हैं। It involves some discussion, reading and writing. It explores the area of brands and the associations we have with particular brand names. Students will rank their favorite brand names and discuss what they like or dislike about them. They will read and discuss the context of a text about brand naming and complete related vocabulary building exercises. Lastly, students will create and brand their own imaginary product which they will present to the rest of the class। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जिस तरह से ये ब्रांड नेम्स बनाए हुए हैं, इनका लोगो बनाया हुआ है, इसी तरह से स्टूडेंट्स ने सोच करके अपना खुद का कोई ब्रांड बनाना है और उसका लोगो बनाना है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसका। टास्क 1, रीडिंग। द नेम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए सक्सेसफुल ब्रांड। पैकेजिंग चेंजेस, एडवर्टाइजिंग चेंजेस, प्रोडक्ट्स even change but brand names never change. Where do great brand names come from? For example, McDonald's is a family name. Adidas was created from the investor's name Adi Dassler. Volvo means to roll in Latin। तो इसमें इन ब्रांड नेम्स के मीनिंग बताए हैं, ये कहाँ से आए हैं, किस चीज़ को डिनोट करते हैं। टास्क 2 इज़ डिस्कशन। Discuss the following questions in pairs. Why are brand names important? Name 3 different sources of brand names. Do you think brand names are important? Why? Do you have a favorite brand? What is it and why do you like it? तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपने डिस्कस करके अपनी कॉपी में इनके आंसर्स लिखने हैं। टास्क 3, मिनी राइटअप।
In pairs, students will invert a new product and give it a name. They will think about the following points. What is special or unusual about your product? Why would people want to use or buy it? How does the name relate to the product? तो ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स ने सोचनी है कि ब्रांड नेम स्पेशल क्यों है, लोग इसे क्यों ख़रीदें और इसका नाम जो है प्रोडक्ट के साथ किस तरह से रिलेटेड है. वंस दे हैव चूजन नेम फॉर देयर प्रोडक्ट, दे विल प्रिपेयर ए शॉर्ट राइट अप टू बी गिवन इन फ्रंट ऑफ द क्लास. एक बार जब आपने अपना ब्रांड का नाम सोच लिया, प्रोडक्ट का नाम सोच लिया, तो उसके बाद ये सभी क्लास को दिखाना है. Here are some useful phrases that may help them with their presentation. We would like to introduce our new product. We choose the name because you can use it too. तो इन सभी सेंटेंसेस को यूज़ करके आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है अपने ब्रांड नेम्स के बारे में. Some of the idea for a new product. A digital watch with a built-in mobile phone and mini computer. A new digital homework personal organizer. तो ये एक एग्जांपल दिया है प्रोडक्ट का कि एक डिजिटल वॉच जो कंप्यूटर के अंदर भी लगाई जाती है और मोबाइल के अंदर भी होती है, तो इसका हम ब्रांड नेम बना सकते हैं. नेक्स्ट आता है 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. 4 टाइप्स दिए हुए इसके अंदर: डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड इम्पेरेटिव. इन राइटिंग एंड स्पीकिंग देयर आर 4 बेसिक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस. इट्स पर्पज इज़ टू रिले इंफॉर्मेशन एंड it is punctuated with a period. For example, I walked home. बिल्कुल सीधे तौर पे छोटी सी जो बात कही जाती है वो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आती है. कोई चीज़ हम डिक्लेयर करते हैं अपने बारे में कि मैं घर गया, सिंपल सा बिल्कुल. नेक्स्ट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इंटेरोगेट और आस्क क्वेश्चंस. These are direct questions and they are punctuated with a question mark. For example, why have not you completed your work? सबसे आसान होता है इन सेंटेंसेस को पहचानना कि इसके अंदर क्वेश्चन मार्क का साइन लगा होता है. नेक्स्ट इज़ एक्सक्लामेटरी. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आर लाइक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इन दैट दे मेक ए स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ आस्किंग ए क्वेश्चन. कि इसके अंदर क्वेश्चन पूछने के बजाय कोई बात डिक्लेयर की जाती है, बट देयर मेन पर्पस इज़ टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस. और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपने इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दर्शाना होता है. दे आर ईजली रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज दे एंड इन एन एक्सक्लामेटरी पॉइंट इंस्टेड ऑफ ए पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, वाओ ही जस्ट गॉट एन अप्रेजल. तो अप्रेजल के बाद जो ये साइन लगा हुआ है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है. इस साइन से हम पहचान सकते हैं कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. नेक्स्ट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डू नॉट सिंपली स्टेट ए फैक्ट बट रेदर टेल समवन टू डू समथिंग. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर केवल फैक्ट नहीं बताया जाता बल्कि किसी पर्सन को कुछ करने के लिए बोला जाता है. These can be in the form of friendly advice, basic instructions or more forceful commands. For example, turn left at the bridge. कि पुल से बाएं मुड़े. तो ये किसी को जो भी उस पुल से गुज़रने वाला है उसको एक एडवाइस है कि वो वहाँ से लेफ़्ट मुड़े. Using different sentence types to add variety to writing. Writing skill, email writing. तो नेक्स्ट आपका ईमेल राइटिंग है. इसके अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है.
Students will learn the rules of writing emails and will compose and send an email. The main focus of this lesson will be on writing semi-formal emails. For example, the students will send an email to a language school offering part-time language courses. Some hints. तो इसमें आपने जो एक स्कूल को मेल लिखनी है जो कि लैंग्वेज कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। इसके लिए कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, इनको आपने यूज़ करना है ईमेल्स लिखते हुए। डू यू डू ए पार्ट टाइम कोर्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स विच हेल्प्स देम विद देयर एसे राइटिंग स्किल्स। हाउ मैनी आवर्स ए वीक आर द कोर्सेज, कि कोर्सेज जो है कितने सप्ताह का है, और व्हाट आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ आर देयर, कि स्कूल की एक्टिविटीज़ के बाद क्या कराया जाता है। विल दे हेल्प मी टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कोर्स, कोर्स की एक्चुअल फ़ीस क्या है। डू यू ऑफ़र एनी स्कॉलरशिप, क्या आप कोई स्कॉलरशिप देते हैं। आई एम होपिंग टू जॉइन द कोर्स सून, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही कोर्स को ज्वाइन करूँगा। सो इफ़ यू कैन गेट बैक टू मी एज सुन एज पॉसिबल it would be great. Thanks for your help. Format of a semi formal email. नीचे आपका फॉर्मेट दिया हुआ है ईमेल कैसे लिखना है। सबसे पहले टाइटल डियर मिस्टर बैंक्स मिस्टर जॉन्स, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखनी है, रीज़न फॉर राइटिंग, क्यों लिख रहे हैं। फिर 3 पैराग्राफ में उसको डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट में आपने डिटेल बतानी है, सेकंड में उसके बारे में डिटेल बतानी है, और थर्ड में भी डिटेल बतानी है। इस तरह से 3 पैराग्राफ हो जाएंगे। फिर लास्ट में आपका क्लोजिंग सेंटेंस आएगा, आई होप दिस इज़ एक्सेप्टेबल, और लास्ट में आपका यू आर सिंसियरली साइन, आपका नाम, ये सब आ जाएगा। दिस विल हेल्प देम टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल ईमेल राइटिंग यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो ये सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपने फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल ईमेल्स लिखने हैं। तो इस वीडियो में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई डाउट, कोई क्वेश्चन मन में होता है तो आप मुझसे कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।